नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, कंप्लीट मध्य प्रदेश जीके। और मध्य प्रदेश के क्रम में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश भूगोल की, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश भूगोल के क्रम में आज का हमारा यह 8वां वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो है मध्य प्रदेश की नदियां और उनके उद्गम स्थल। तो किसी भी राज्य या देश के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? नदियां। तो आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो के बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि पूछे जाते हैं, उनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। उनमें से जो दो सबसे सही उत्तर होंगे वह उनका नाम जैसे हमारे वीडियो में आता है तो हमारे अगले वीडियो में उनका नाम आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रश्नों के उत्तर दें ताकि उनका नाम भी वीडियो में आ सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंच सके और जानकारी प्राप्त हो सके अधिक लोगों को। और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमने जो अभी तक पढ़ा है मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में और आगे जो हमें पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त की है। फिर मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। फिर मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। मध्य प्रदेश की प्रमुख चट्टानें एवं पर्वतों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली गई है। मध्य प्रदेश की कृषि, जो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भूगोल का, वो है मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें कुछ नदियों के बारे में हम आज बात करेंगे और जो शेष नदियां रह जाएंगी उनके बारे में हम कल बात करेंगे। फिर उसके बाद अलग से परियोजनाओं का वीडियो आएगा। तो आप इस वीडियो को देखना तो बिल्कुल ही मत भूलिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने लोगों के पास तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वन, खनिज संपदा, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, जनसंख्या, जनजाति और परिवहन। तो ये तो हो गए हमारे भूगोल के टॉपिक। अब चलिए देख लेते हैं कल के पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। कल का जो पहला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कपास की खेती किस जिले में होती है? तो इसका आंसर है खरगोन। फिर मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है गोविंदगढ़, जो कि रीवा जिले में आता है। इनका उत्तर जिन्होंने सही दिया है वो हैं पूजा तिवारी जी, जो कि हमारे निरंतर वीडियो में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं उन सभी लोगों से कहता हूं जो वीडियो देखते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें ताकि आपका भी नाम पूजा तिवारी जी जैसे वीडियो में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो थोड़ा सा नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी राज्य की सभ्यता, संस्कृति एवं आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आपने देखा है इतिहास में, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो कोई भी सभ्यता जो होती है कहाँ पे विकसित होती है? नदियों के किनारे ही विकसित होती है। क्यों विकसित होती है? क्योंकि नदियों के किनारे हमें जल मिल जाता है, जल मिलेगी तो कृषि भी हो जाएगी, तो हमारे रहने खाने और जो आवश्यकताएं होंगी वो हमें नदियों द्वारा पूरी हो जाएंगी। देखिए, हमको नदियों से मछलियां मिल जाएंगी जो हमारे भोजन का काम करेंगी, जल मिल जाएगा जो कृषि के लिए सिंचाई का काम करेगा, पीने के लिए जल मिल जाएगा। तो जो सभ्यताएं विकसित होती थी पहले, वो कहाँ पे विकसित हुआ करती थी? नदियों के किनारे ही विकसित हुआ करती थी। नदियाँ कृषि प्रधान राज्य की जीवन रेखा हो कहलाती है। जैसे कि कल हमने मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 72% जनसंख्या अभी भी किस पे है? कृषि कार्यों में संलग्न है।
क्योंकि वे क्षेत्र विशेष में सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मध्य प्रदेश में नदियाँ सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, जल परिवहन एवं व्यापार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो जल से विद्युत भी उत्पन्न की जाती है, नदियों द्वारा जल से सिंचाई भी उपयोग किया जाता है, नदियों में मत्स्य पालन भी किया जाता है, जल परिवहन एवं व्यापार भी किया जाता है। तो नदियाँ एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। देश में मध्य प्रदेश राज्य में बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होने के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका की संज्ञा दी गई है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है, तो जिसका आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा की ओर चंबल, बेतवा, सोन एवं केन नदियाँ बहती हैं तथा दक्षिण की ओर वेनगंगा नदी बहती है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा एवं ताप्ती हैं। तो मध्य प्रदेश में जो मुख्य रूप से नदियाँ हैं वो किस ओर बहती हैं, उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। और पानी का बहाव किस ओर होता है, जिस ओर ढलान होती है। तो यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचें तो मध्य प्रदेश का ढाल किस तरफ होगा, उत्तर दिशा की ओर होगा, क्योंकि अधिकतम नदियाँ किधर साइड बह रही हैं, उत्तर दिशा की ओर बह रही हैं। तो इन सभी नदियों के बारे में हम संक्षिप्त विवरण देखते हैं। तो सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नर्मदा नदी राज्य की सबसे बड़ी नदी है। तो मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। अब इसका उद्गम स्थल देखते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो उद्गम कहाँ है, अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से, और अंत कहाँ है, तो गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर एक यहाँ पे एक लाइन आई है, पश्चिम की ओर बहते हुए, मतलब जो आपका अनूपपुर जिला है वो पूर्व दिशा में है और गुजरात जो है मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। तो जो नर्मदा नदी का बहाव है किस ओर हो गया, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में प्रवाहित होती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो आप लोग को जैसे इस मैप में दिख रहा है, ये आपकी नर्मदा नदी है। ये कहाँ से निकलती है, ये यहाँ से निकलती है अमरकंटक से। ये यहाँ से होती हुई ऐसे होते हुए यहाँ से और यहाँ पे जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर और नीचे और क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। तो इसका बहाव किधर से है, पश्चिम, पूर्व से लेके पश्चिम दिशा की ओर क्या है, इसका बहाव है, ठीक है। आप लोग वीडियो रोक के मैप को और अच्छे से देख सकते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यह अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाती है। अब एस्चुरी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है। नदियाँ जब अब बहती हैं तो अपने साथ अगल बगल से कुछ ना कुछ कटाव छटाव करके अपने साथ बहा के ले जाती हैं। तो जो नदियाँ अपने मुहाने पर उसको छोड़ देती हैं और वहाँ पर धीरे धीरे जमा होता जाता है, उसे डेल्टा कहते हैं। और जो नर्मदा नदी होती है वो क्या होती है, अपने साथ बहा के ले जाती है, उसे एक जगह में जमा नहीं करती, उसे क्या कर देती है, नीचे गिरा देती है। तो क्या कहलाता है, एस्चुरी कहलाता है, ठीक है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। तो भारत की कौन से नंबर की सबसे लंबी नदी है, 5वें नंबर की सबसे लंबी नदी है। किंतु यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। प्रदेश की पहली और देश की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। तो इसे मध्य प्रदेश की गंगा किस तर्ज में कहा जाता है, इसकी लंबाई के अनुसार इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नर्मदा की लंबाई वाला क्वेश्चन तो कई एग्जामों में मध्य प्रदेश के पूछ चुका है कि इसकी लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर यह बहती है। तो लगभग 89% ये मध्य प्रदेश में बहती है और 11% के आसपास ये गुजरात में बहती है। नर्मदा नदी को अन्य नामों जैसे रेवा,
नमोदास, शंकरी, सोगो देवी, मैकल सुता से भी जाना जाता है। तो नमोदास नर्मदा नदी को किसने नाम दिया था? मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी, या फिर अभी बीच में मैंने आपका इसका नाम लिया नमोदास का, कि नर्मदा नदी को नमोदास किसने नाम दिया था। तो आज का जो पहला क्वेश्चन यही है कि नर्मदा नदी को नमोदास नाम किसने दिया था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर देना है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। ठीक है, यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब भारत के अंदर कैसे? इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? मध्य प्रदेश से, और एंड पॉइंट कहाँ है? गुजरात में। ठीक है ना। तो ये गोदावरी और कृष्णा के बाद कहाँ पे? भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे नदी है। मतलब ये भारत देश में ही उत्पन्न होती है और भारत देश में ही खत्म हो जाती है। वैसे तो गंगा सबसे लंबी नदी है, वो निकलती भारत से, लेकिन ख़त्म कहाँ होती है? जाके बांग्लादेश में ख़त्म होती है। तो दो देश हो गए, इसलिए यह देश के अंदर वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। दुग्धधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, ये दोनों अनूपपुर जिले में है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में है। दर्दी जलप्रपात और मंदार जलप्रपात ये आपका होशंगाबाद में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात आपका खरगोन में है। आदि नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात है। तो आपको जलप्रपातों का नाम याद रखना है कि कौन कौन से जलप्रपात नर्मदा नदी पर बहते हैं। तो कौन कौन से बनते हैं? दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार, दर्दी, मंदार, सहस्त्रधारा आदि नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात हैं। फिर बरनार, बंजर, तवा, छोटी तवा, कुंदी, दूधी, सेर, शक्कर, गंजाल और गोई नर्मदा में बाईं ओर से समाहित होने वाली नदियां नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो चलिए मैप में देख लेते हैं नर्मदा की सहायक नदियां बाईं ओर से। तो आपको इसमें समझ में आ रहा, जैसे होगी तंदोनी, हथनी, कुछ नाम इसमें आपको दिख रहे होंगे। तो आप मैप को रोक के देख लीजिएगा जूम करके, तो आपको इसमें दिख जाएगी। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली का डेली दे देता हूँ। तो जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं अभी तक फॉलो किया है, वो एकलव्य एकेडमी नागौद के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें वो फॉलो कर लें, ताकि उनको हर वीडियो का पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है। फिर हिरन, तिंदोनी, बरना, कुलार, मान, ऊटी, हथनी आदि नर्मदा नदी में दाईं ओर से समाहित होने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर नर्मदा नदी की सहायक नदियों की संख्या कितनी है? 41। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कई बार कि नर्मदा नदी में सहायक नदियों की संख्या कितनी है। तो नर्मदा नदी में सहायक नदियों की संख्या 41 है, जिसमें से 22 नदियां बाएं ओर से तथा 19 नदियां दाएं किनारे से मिलती हैं। ये हो गया नर्मदा नदी के बारे में जानकारी। और देखते हैं इंदिरा सरोवर, सरदार सरोवर जो विश्व का दूसरा सर्वाधिक बड़ा बांध है, महेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर आदि नर्मदा नदी पर प्रमुख बांध है। ठीक है ना। अब इसको हम मैप में देखते हैं। तो हो गई महेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, तवा बांध, बरगी बांध, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है ना। कई बार पेपर में पूछ चुका है कि कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना बनती है। तो इंदिरा सागर परियोजना आपकी नर्मदा नदी पे बनती है, ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, बरगी बांध, तवा बांध। ठीक है ना। अब हिस्ट्री से रिलेटेड देखें तो नर्मदा नदी के बारे में इक्ष्वाक राजा मानधाता के पुत्र पुरुकुत्स से नाग शासक ने अपनी पुत्री रेवा का विवाह कर दिया। पुरुकुत्स ने रेवा का नाम बदलकर नर्मदा कर दिया। ये वही नर्मदा है जो नर्मदा नदी है। ठीक है ना। तो नर्मदा किस वंश की थी? नाग वंश की थी। इनका विवाह किससे हुआ था? इक्ष्वाक वंश के पुरुकुत्स से हुआ था। ठीक है ना। तो नर्मदा नदी में आपको क्या क्या जानकारी मिल गई? कहाँ से उद्गम होता है, कितनी लंबाई है, मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, कितनी सहायक नदियां हैं, बाईं ओर से कौन सी सहायक नदी है, दाईं ओर से कौन सी सहायक नदी है।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको नर्मदा नदी के बारे में पता चल गई। अब दूसरी नदी देखते हैं, चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। फिर चंबल नदी का उद्गम राज्य में इंदौर जिले की मऊ तहसील की जानापाव पहाड़ी के वांचू पॉइंट से हुआ है। तो कहाँ से हुआ है? इंदौर जिले में महू तहसील में जानापाव पहाड़ी के वांचू पॉइंट से हुआ है। तो उद्गम स्थल आपको याद रखना है कहाँ से हुआ है। इस नदी की संपूर्ण लंबाई 965 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 650 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, मतलब ये किसी और राज्य में बहती होगी। इसका प्राचीन नाम धर्मावती और चर्मावती था। तो इसका प्राचीन नाम भी आपको याद रखना है। सॉरी, जैसे पेपर में पूछ लेता है कि चर्मावती किस नदी का प्राचीन नाम है, तो आपको बताना है कि चर्मावती चंबल नदी का प्राचीन नाम है। अब आप चंबल नदी देख लीजिए, तो यहाँ से इंदौर से निकलती है और ये यहाँ से ऐसे होते हुए मध्य प्रदेश से फिर किस में प्रवेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के बाद पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर जाके उत्तर प्रदेश में यह यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा यूपी के पास यह नदी यमुना में मिल जाती है। यह मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। यह 3 राज्यों में मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश बहती है, अंत में उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। तो इंदौर से निकलती है, मंदसौर होते हुए कहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर राजस्थान से होते हुए भिंड मुरैना में फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में चली जाती है और इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। मंदसौर, कोटा, चित्तौड़गढ़, मुरैना, इटावा आदि चंबल नदी के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर हैं। तो मंदसौर आपका मध्य प्रदेश में हो गया, कोटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में हो गया, मुरैना मध्य प्रदेश में हो गया और इटावा उत्तर प्रदेश में हो गया। चंबल नदी द्वारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। तो ये तो क्वेश्चन आपने जब मृदा पढ़ी थी तब पढ़ा था कि किस नदी द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। तो चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। यह भिंड एवं मुरैना जिलों में सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है। और भिंड और मुरैना में भी सबसे ज़्यादा किस जिले में मृदा अपरदन करती है? तो मुरैना जिले में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन करती है। और किस प्रकार का मृदा अपरदन होता है? तो अवनालिका मृदा अपरदन होता है। किस प्रकार का मृदा अपरदन होता है? अवनालिका मृदा अपरदन होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर में बनाई गई थी। तो राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना कौन सी हो गई? गांधी सागर बांध। किस नदी पे बनी थी? चंबल नदी पे। कहाँ पे बनी थी? मंदसौर में बनी थी। फिर चंबल कोटा में भैंस रोड गढ़ के निकट 18 मीटर ऊंचे चुलिया जलप्रपात बनाती है। तो चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है? चुलिया जलप्रपात बनता है। कहाँ पे बनता है? कोटा में भैंस रोड गढ़ में। सिंध, बीना, क्षिप्रा, पार्वती, कुनो और धसान इसकी सहायक नदियां हैं। फिर गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है और जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में। आदि चंबल नदी पर निर्मित प्रमुख जल परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। अब नाम कैसे याद रखना है? तो तीनों के लास्ट में क्या मिलेगा आपको? सागर। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ठीक है ना। महाभारत में वर्णित है कि राजा रतिदेव ने इसे उद्गमित किया था। तो ये इतिहास से रिलेटेड हो गया। अब अपन चंबल घाटी परियोजना में देख लेते हैं। तो जो गांधी सागर परियोजना कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में है। ये राणा सागर परियोजना आपका कहाँ पे है? राजस्थान में। और जवाहर सागर बांध कहाँ है? ये भी आपका राजस्थान में है। तो अपन ने अभी चंबल नदी में क्या क्या देख लिया? चंबल नदी का उद्गम देख लिया, फिर चंबल नदी की वो लंबाई देख ली, राज्य की दूसरी प्रमुख नदी है, फिर कौन कौन से जिलों में बहती है, कितने राज्यों में होके बहती है, कौन सा जलप्रपात बनाती है और कौन सी प्रमुख परियोजनाएं चंबल नदी पर है।
फिर इसके बाद आते हैं अपन बेतवा नदी। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के कुमरा गांव कहाँ है? रायसेन जिले में है स्थित विंध्याचल पर्वत श्रेणी से बेतवा नदी का उद्गम होता है। तो बेतवा नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? रायसेन जिले से। रायसेन जिले में कहाँ से होता है? कुमरा गांव से होता है। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए हमीरपुर उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में समाहित हो जाती है। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश में जाके हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी का पौराणिक नाम क्या है? वेत्रावती। चर्मावती किसका है? चंबल का। वेत्रावती किसका है? बेतवा का। पुराने नाम आपको जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछता है कि पुराना नाम क्या था। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। तो इसे मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर कहते हैं? तो प्रदूषण के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। ठीक है ना। और लंबाई के आधार पर नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। अब आप देख लीजिए बेतवा नदी, तो ये यहाँ से निकलती है, फिर यहाँ से झांसी होते हुए ये उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है। इसमें एक राजघाट बांध भी बना है। ठीक है। फिर और आगे देखते हैं। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। बीना, धसान, सिंध, मालिनी आदि बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। भालकुंड जलप्रपात सागर जिला में बीना नदी पर स्थित है। ठीक है ना। और बीना इसकी क्या है? सहायक नदी है। तो ये भी पूछता है कि भालकुंड जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो सागर जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? बीना नदी। और बीना नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा की सहायक नदी है। इसके किनारे सांची और विदिशा जैसे प्रसिद्ध व सांस्कृतिक नगर स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची किस नदी के किनारे स्थित है? तो सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। माता टीला व राजघाट बांध मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, माता टीला व राजघाट बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि माता टीला व राजघाट बांध किस नदी पर बंधा है। ठीक है ना। अब आते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। ठीक है ना। कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले की मुल्ताई नामक स्थान से। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ठीक है ना। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में प्रवाहित होते हुए सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह मध्य प्रदेश में इसकी मध्य प्रदेश में थोड़ी ही लंबाई है। यह महाराष्ट्र में ज़्यादा बहती है और फिर गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ताप्ती नदी देख लिया जाए तो कहाँ से निकलती है आपकी? देखिए ताप्ती रिवर ये यहाँ से निकलती है, बैतूल से निकलती है, फिर ये यहाँ से होते हुए कहाँ जाती है? महाराष्ट्र में जाती है और फिर ये गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में ये जाती है। इसकी सहायक नदी है पूर्णा रिवर होगी जो इसकी सहायक नदी है। ठीक है ना। नर्मदा नदी की तरह ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। किस संदर्भ में? मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती है। सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है। ये आपको फैक्ट है जिसको याद रखना आपको जरूरी है। इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है? तो सूर्यपुत्री ताप्ती नदी को कहा जाता है। नर्मदा की भांति यह नदी भी डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है ना। पूर्णा, शिवा, बोरी आदि ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अपर ताप्ती तथा लोअर ताप्ती मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है जो ताप्ती नदी पर स्थित है। मुल्ताई, नेपानगर, बैतूल और बुरहानपुर मध्य प्रदेश में नदी के तटवर्ती प्रमुख शहरों में आते हैं। असीरगढ़ दुर्ग जिसे दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। असीरगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? तो बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है ना।
फिर ताप्ती नदी के मूल स्थान मुल्ताई में एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्र में 7 कुंड अलग अलग नामों से बने हैं। कौन कौन से सूर्य है कुंड है? सूर्य कुंड, ताप्ती कुंड, धर्म कुंड, पाप कुंड, नारद कुंड, शनि कुंड और नागबाबा कुंड। ठीक है ना। अब आते हैं सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित सोन कुंड से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? अनूपपुर जिले में। तो ठीक है ना। तो नर्मदा नदी और सोन नदी अमरकंटक से ही निकलती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार में बहती हुई पटना के समीप दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अभी तक जितनी नदियाँ थी वो किस में मिलती थी? यमुना नदी में। लेकिन सोन कैसी नदी है? जो गंगा नदी में मिलती है। तो मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है सोन नदी, जो किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। तो आप लोग अगर मैप में देखें तो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से होते हुए ये चली जाती है। ठीक है, और गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आगे देखें, इसे स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ चुका है कि स्वर्ण नदी किस नदी का नाम है? जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में सोन नदी पर निर्मित बाढ़ सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 50% एवं उत्तर प्रदेश और बिहार की हिस्सेदारी 25-25% है। यह मध्य प्रदेश के शहडोल, उमरिया और सीधी जिलों में बहती है। अब आते हैं क्षिप्रा नदी, जो कि एक पवित्र नदी है। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? इंदौर के पास से ही काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। यह चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है। क्यों प्रसिद्ध है? क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। तो अभी तक हमने मध्य प्रदेश में 3 गंगा पढ़ लिए। नर्मदा को भी गंगा बोलते हैं, बेतवा को भी गंगा बोलते हैं और क्षिप्रा को भी गंगा बोलते हैं, लेकिन तीनों के अलग अलग बेस हैं। लंबाई के अनुसार मध्य प्रदेश को नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं। प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं और क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं। तो क्षिप्रा नदी ये देखिए इंदौर से निकलती है और आगे चल के किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है। तो महाकालेश्वर कहाँ पे स्थित है? जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है वो उज्जैन में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष पर उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, हर 12 साल में एक सिंहस्थ कुंभ लगता है। तो आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, नहीं रहने दीजिए, हटाइए। खान नदी क्षिप्रा की सहायक नदी है। तो दूसरा क्वेश्चन आज का क्या है कि खान नदी के किनारे मध्य प्रदेश का कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है? ठीक है ना। क्या दूसरा क्वेश्चन है कि खान नदी के किनारे मध्य प्रदेश का कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। उज्जैन तथा देवास जिलों में प्रवाहित होते हुए क्षिप्रा नदी चंबल नदी में समाहित हो जाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। जो शेष नदियां बची हैं उनको हम कल अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।